डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम आए हैं फिजिक्स क्लास 12th के आगे टॉपिक पढ़ाने के लिए, जिसमें कार्बन वर्ण प्रतिरोध है। CCR कार्बन कलर रेजिस्टेंस। किसी बेलनाकार कैसी छड़ होनी चाहिए? कुचालक सतह पर कार्बन की परत चढ़ाकर उस पर 4 रंगीन पट्टियाँ अंकित कर दी जाती हैं, जिसे कार्बन वर्ण प्रतिरोध कहा जाता है। आपने देखा होगा इसका उपयोग कहाँ होता है? भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में, रेडियो, टेलीविज़न, अन्य विद्युत उपकरणों में। सबसे बेहतर आप इसे देख पाएंगे जब आपने रेडियो कभी खोला होगा तो उसके अंदर एक मशीन टाइप होती है, उसमें सबसे ऊपर ये रॉड लगी होती ब्लैक कलर की, तो उसमें 4 पत्तियाँ जो हैं अंकित होती हैं। प्रथम 2 पत्तियाँ जो हैं प्रतिरोध का सार्थक अंक बताती हैं, बीच वाली गुणक बताती है यानी तीसरी, और चौथी पट्टिका जो होती है सहायता या शुद्धता को बताती है। तो यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है जिसमें एक तरफ वर्ण लिखे हैं, मैंने कलर लिखे हैं, एक तरफ सार्थक अंक, एक तरफ गुणक, एक तरफ सहायता शुद्धता। तो इसमें देखो वर्ण है, तो इसमें याद करने की एक ट्रिक भी लिखी है कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ फाइन बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेट्स, यानी B से ब्लैक, B से ब्राउन, फिर रेड, O से ऑरेंज, Y से वायलेट, ग्रीन से ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, हैज का क्रॉस है, वेरी का वायलेट, गुड का ग्रे, और वाइफ का वाइट, और हैंड का कटा है, बियरिंग भी नहीं लेना है, गोल्डन का गोल्डन, सिल्वर का सिल्वर, नेकलेट्स का नो कलर, रंगहीन कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मैं याद करने की ट्रिक है। तो ब्लैक के लिए सार्थक अंक 0 होगा, फिर ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9, गोल्डन के लिए कुछ भी नहीं, सिल्वर के लिए भी कुछ भी नहीं, नो कलर के लिए भी कुछ भी नहीं, रंगहीन के लिए। गुणक क्या होगा? 10 की घात यही 0, फिर यही घात 1, 2, इस तरीके से। और यहाँ जो है जहाँ पे कोई कलर नहीं वहाँ -1 घात लेना और -2, फिर नो कलर में कुछ भी नहीं लेना है। इसी प्रकार से सहायता शुद्धता में किसी का नहीं लेना है, केवल गोल्डन का 5% प्लस माइनस, सिल्वर का +-10% और नो कलर का +-20%। तो इस सारणी को आप अच्छे से जो है बना सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप धीरे धीरे जो है इसको बना सकते हैं। चलते हैं आगे। आइए करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे इसमें हम समझते हैं कार्बन और प्रतिरोध में प्रतिरोध ज्ञात करने के नियम। प्रथम 2 पट्टियां सार्थक अंक को दर्शाती हैं, ठीक है। तीसरी पट्टिका गुणक को दर्शाती है, चौथी पट्टिका सहायता शुद्धता को दर्शाती है। जैसे एक कार्बन पट्टिका पर पट्टियों के रंग क्रमशः लाल 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 चांदी है, पट्टिका का प्रतिरोध कितना होगा? देखो लाल 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 चांदी, यानी 2 बार शुरुआत की 2 पट्टियाँ मुझे क्या लेना है? इसका प्रथम 2 पट्टियों के सार्थक अंक लेना है, यानी रेड का कितने नंबर पे था? 2 नंबर पे, तो 2 और 2 लेना है। इसी प्रकार अगली तीसरी पट्टी का गुणक लेना है, यानी 10 की घात 2, और फिर लेना है जो चौथी पट्टी उसकी सहायता शुद्धता। जैसे चांदी है, चांदी मतलब सिल्वर, तो सिल्वर का 10% था प्लस माइनस, तो ये हो गया 22 × 10 की पावर 2 +-10%। और प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। इसी प्रकार से लाल नीला बैंगनी रंगहीन है, तो लाल के लिए 2 होता है, नीले के लिए 6, और बैंगनी का लेना है गुणक 10 की घात 7, यानी 7 नंबर पे होता है। और रंगहीन के लिए सबसे लास्ट में नो कलर +-20%, और ये प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसी प्रकार भूरा हरा काला सोना, तो भूरे के लिए 1 होता है, हरे के लिए 5, और काले के लिए 10 की घात 0, +- सोने के लिए गोल्डन के लिए 5%, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की घात 0 का मान 1 होता है, तो 15 गुणक यानी 15 +-5% ओम। एक कार्बन पट्टिका का प्रतिरोध इस बार 26 जो है मेगा ओम दिया है, तो पट्टियों के रंग बताना है। दूसरी तरह का प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रतिरोध दिया है 26 मेगा ओम, तो इसका कैसे निकालेंगे? 2 के लिए देखो क्या होगा? लाल, 6 के लिए नीला, मेगा है नहीं 10 की घात 6, तो इसके लिए नीला, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब परसेंटेज नहीं कुछ दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? रंगहीन। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें देखेंगे कि एक कार्बन पट्टिका का प्रतिरोध 21 गीगा +-5% ओम है, तो पट्टियों के रंग बताए। 2 के लिए क्या होता है? लाल, 1 के लिए भूरा। अब देखो गीगा है 10 की घात 9, तो ये सफ़ेद हो जाएगा, और 5% ± गोल्डन यानी सुनहरा कलर। अब देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल माने बैटरी, वह युक्त जो परिपथ में निरंतर धारा प्रवाह बनाए रखती है सेल कहलाती है। सेल का काम होता है लगातार बल्ब को जलाना या फिर पंखे को चलाना या कुछ भी करना बैटरी का कार्य। तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चार्जिंग जो होती है उसको केवल बिजली में बदलते हैं, इससे होता है लेक्लांसी सेल। ये विद्युत अपघट्य भरा, यानी जल में NH4Cl मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड मिलाओगे तो ये बनेगा विद्युत अपघट्य। एक कैथोड की रॉड है, एनोड की रॉड है। इसके अंदर क्या होगा? जब NH4Cl टूटेगा तो प्लस वाला किस पे जाएगा?
एनोड की तरफ माइनस वाले जाएंगे यानी Cl माइनस जाएगा, और कैथोड की तरफ जाएगा प्लस वाला, इसलिए इधर प्लस हो जाएगा और उधर एनोड पे माइनस। और ये आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अंदर भी तो सेल के बीच में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जो इन आयनों को जाने से रोकता है। सेल में एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य को भरा जाता है। तत्पश्चात उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड व ऋण इलेक्ट्रोड को डुबोया जाता है। इन इलेक्ट्रोडों एवं विद्युत अपघट्य के मध्य रासायनिक क्रिया होती है जिससे धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। फिर से समझते हैं, सेल में एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य को भरा जाता है। तत्पश्चात उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड को डुबोया जाता है। इन इलेक्ट्रोडों एवं विद्युत अपघट्य के मध्य रासायनिक क्रिया होती है जिससे धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। इन आयनों के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। भाई इसके अंदर जो आयन टूटेंगे NH4 प्लस और Cl माइनस, उनके आयनों के प्रवाह के बीच में जो बाधा बनेगा उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के संगत वोल्टता, जब सेल खुले परिपथ में है यानी इसके बीच में कोई बल्ब नहीं जल रहा है, केवल ये सेल है और टर्मिनल है इसके, तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के बीच संगत वोल्टता सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। किसी सेल में इकाई आवेश को प्रवाहित करने में आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर W/Q, जहाँ ई विद्युत वाहक बल होता है। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। जब सेल किसी बंद परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के संगत वोल्टता क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। बंद का मतलब जब उसमें से कोई बल्ब जल रहा होता है, कोई परिपथ जुड़ा होता है, तो उसके बीच कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता, यहाँ देखो बिजली खपत हो रही इसलिए टर्मिनल वोल्टता कम होगी। और विद्युत वाहक बल यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे V लिखा है, यहाँ पे E होगा। तो विद्युत वाहक बल जो होता है खुले परिपथ का, तो विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे कोई जो है बल्ब नहीं जल रहा है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो टर्मिनल वोल्टता से क्या होता है, बड़ा होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल यानी E जब सेल खुले परिपथ में होता है यानी उससे कोई भी चार्जिंग खपत नहीं हो रही थी, तो सेल के सिरों के बीच संगत वोल्टता सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। और टर्मिनल वोल्टता जब सेल किसी बंद परिपथ में होता है यानी उससे कोई सर्किट यानी परिपथ जुड़ा होता है और उससे कोई बल्ब जल रहा होता है या पंखा चल रहा होता है, तो सेल के सिरों के बीच संगत वोल्टता टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अब देखो इसकी खपत हो रही है इसलिए ये कम है, सेल का विद्युत वाहक बल अधिक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक सेल लगा हुआ है और ये उसका परिपथ का प्रतिरोध है, इधर प्लस से धारा जा रही है और माइनस की तरफ वापस आ रही है। ये हमारा जो सेल लगा है, तो सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध, और उसके बीच में विभव भी है, दिया हुआ है V डैश। और V डैश बराबर क्या होता है, I/R, जो I आ रही धारा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के बीच सिरों पर वोल्टता क्या होती है, विद्युत वाहक बल यानी E कहलाती है, ये वाली, जब सेल खुले परिपथ में होता है। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के बीच वोल्टता क्या हो जाएगी, V, तो टर्मिनल वोल्टता कही जाएगी। अतः सेल के सिरों के बीच संगत विभवांतर क्या आएगा, V डैश। विभवांतर यानी विभवों का अंतर V डैश बराबर E-B। E देखो खुले परिपथ में यानी ये ज़्यादा होती है, और V संगत विभवांतर यानी जब सेल बंद परिपथ में होता है तो ये E बड़ी होती है, V छोटा होता है, इसलिए E-B लिखा गया है। अब B डैश बराबर क्या हमने पढ़ा, I/R ओम के नियम से। तो यहाँ पे I बराबर E-B। अगर हम यहाँ से r निकालें तो E-B/I हो जाएगा। और अगर हम I का मान यहाँ से रखें तो I बराबर V/R होता है, तो I की जगह हो जाएगा V और बट्टे वाला R चला जाएगा गुणे में। तो इस तरह से हम आंतरिक प्रतिरोध दो फार्मूलों से ज्ञात कर सकते हैं, R बराबर E-B/I और R बराबर E-B B इंटू R कैपिटल। तो ये हो गया हमारे पास। तो सीधा सा फार्मूला ये वाला ही हम याद कर लें, I/R बराबर E-B, तो भी हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और जान लेते हैं इसमें कि यदि जो है सेल को आवेशित किया जाता है, सेल को ही क्या करने लगोगे, चार्ज करने लगोगे, तो फिर धारा पहले तो इधर सेल की तरफ से जाती थी, और जब किसी मीटर से या बिजली के
बिजली से आप उसको सेल को चार्ज करोगे तो इधर का विभव ज़्यादा है, चार्जिंग ज़्यादा है, तो इधर से ही तो धारा फिर वापस सेल में आने लगेगी, यानी धारा की दिशा बदल जाएगी। तो वैसे था V बराबर E माइनस आई आर। अभी आपने पढ़ा, यहाँ से अगर V निकालेंगे तो V इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, E और आई आर इधर चला आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ हम लिखना चाहें साइड में तो देखो V उधर गया तो प्लस का हो गया, E बचा, आई आर इधर लाएंगे तो माइनस का आई आर। तो पहले ये था V बराबर E माइनस आई आर। अब धारा की दिशा पलट गई क्योंकि उसे हम चार्ज कर रहे हैं, तो धारा लेंगे हम माइनस की आई, तो माइनस माइनस प्लस आई आर। तो B बराबर हो जाएगा इस समय E प्लस आई आर, यानी सेल की टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से क्या होती है, बड़ी होती है। इस समय जो होती है टर्मिनल वोल्टता जब चार्ज किया जाता है तो विद्युत वाहक बल से बड़ी होती है, वैसे सदैव विद्युत वाहक बल जो होता है बड़ा रहता है। एक और टिप्स देख लेते हैं कि यदि हम इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कर दें या सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 कर दें तो सेल की टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल परस्पर क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर स्मॉल आर का कर दें 0 तो V बराबर ही टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल हो जाएंगे बेटा बराबर। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।